नारी जाति के ऊपर, आधी दुनिया के ऊपर जो टिप्पणियाँ की गई हैं और आज के परिवेश में नारी जाति के साथ जो पुरुषों का व्यवहार है, उस पर मैं अपने विचार देना चाहता हूँ। अनिरुद्धाचार्य हो या स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, सभी ने अपने मन की बात कह दी। जहाँ आधी दुनिया अर्थात नारी जाति को एक तरफ काले बुर्के में लपेट करके रख दिया गया है और उनको भोग की वस्तु, खेती आदि मान करके उनके साथ पशुओं वाला व्यवहार किया जा रहा है। उनको पढ़ने के अधिकार नहीं, उनको बहुत सारे वे अधिकार नहीं जो वेदों ने या प्रकृति ने या ईश्वर ने दिए हैं। तो इन सबको छीनने वाला कौन है? पुरुष है। आज नारी अर्धनग्न स्थिति में अगर है तो इसके पीछे कौन खड़ा है? इसके पीछे भी अगर विचार किया जाए तो पुरुष है। हमारे यहाँ राजा ये घोषणा करते थे कि मेरे राज्य में कोई व्यभिचारी नहीं है। जब व्यभिचारी नहीं है पुरुष, तो फिर कोई व्यभिचारिणी स्त्री कैसे हो सकती है? हमारा जो भी विकृत आज समाज है, मैं उसके लिए सबसे ज़्यादा दोषी पुरुष को ही मानता हूँ। इसलिए अगर बेटियाँ हमारी पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और वो अपने कैरियर को संवारने के लिए निरंतर प्रयासरत है, तो ऐसे में उनका आयु तो बढ़ जाता है। अब ये कह देना कि अधिकांश बेटियां जो है वो इधर उधर मुंह मार लेती हैं और व्यभिचारिणी हो जाती हैं, मुझे लगता है कि आधा सच है, ये पूरा सच नहीं है। इसके पीछे भी पुरुष की मानसिक विकृता है। विकृति, मानसिक विकृति, व्यभिचार की विकृति है। पुरुष इसके लिए जिम्मेदार है, दोषी है। स्त्री को मैं पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर विचार करें तो पुरुष हमेशा से ही नारी जाति के प्रति ऐसा रहा है कि ये मेरे अधीन रहे, उसको अपना दासी बना करके रखा और इसीलिए उसको वेद पढ़ने का भी अधिकार नहीं दिया, गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। आज भी ये प्रेमानंद जी हो, चाहे अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे फिर ये तमाम और धर्माधिकारी हो, ये नारी जाति को पढ़ने का अधिकार नहीं देते। अब एक आरोप लगा दिया कि भाई 2-4% को छोड़कर बाकी सारी व्यभिचारिणी हो जाती हैं, तो नारी जाति के साथ ऐसा मिथ्या आरोप मत करिएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ बेटियाँ अपने आचरण को अपवित्र कर लेते हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि अधिकांश नारियाँ ऐसा करती हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत गलत है और इसका विरोध होना ही चाहिए। नारी जाति को आगे आकर के इसका विरोध करना चाहिए, जैसा कि नारियाँ कर रही हैं, बेटियां कर रही हैं। बेटियों को भी इंजीनियर बनने का अधिकार है, डॉक्टर बनने का अधिकार है, उनको भी आगे पढ़ने का अधिकार है। अब चूँकि शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई है जहाँ पर ग्रेजुएशन करते करते ही लड़कियाँ 20-22 साल की हो जाती हैं। पहले ग्रेजुएशन 2 साल का होता था, अब 4 साल का हो गया है। ऐसे ही पीजी करते हैं, फिर पीएचडी या फिर कुछ और भी शिक्षा लेते हैं, तो उसमें 24-25 साल की उम्र हो जाती है। बेटियों को विवाह करने का अधिकार वेदों में दिया गया है। स्वयंवर विवाह की मान्यता वेदों में सर्वोपरि है, अर्थात पति चुनने का अधिकार पिता के संरक्षण में रहे। लेकिन ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बेटी भाग जाए, वो भी गलत है। और उसके लिए भी निश्चित रूप से फिर कहीं ना कहीं हमारा समाज और हमारे संस्कार दोषी हैं, जिम्मेदार हैं। तो मूल में माता और पिता भी दोषी हैं, हमारे समाज में बहुत सारी विकृतियां हैं, वो दोषी हैं। इसलिए ये कह देना कि नारी जाति जो है ना वो व्यभिचारिणी हैं और वो सब पतित हो जाती हैं, फिर कैसे वो अपने पति के साथ निर्वाह करेंगे? अनिरुद्धाचार्य जी हो या स्वामी प्रेमानंद जी हो, वेद पढ़ो, वेदों में क्या लिखा है? वेद कहता है कि पुरुष जहाँ पर व्यभिचारी नहीं होंगे वहाँ पर कोई भी स्त्री व्यभिचारिणी नहीं होगी। माता पिता इसके लिए जरूर दूसरे नंबर पर दोषी होते ही हैं, क्योंकि वो निर्माण नहीं कर रहे, वो पैसा जोड़ने में लगे हुए हैं। बच्चियां कहाँ जा रही हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उनकी तमाम अनावश्यक ज़रूरतें पूरा करने में लगे हुए हैं। अनाप शनाप पैसा है तो वो बच्चे बिगड़ सकते हैं। लेकिन आज भी गांव में, आज भी कस्बों में, आज भी हमारे जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, वहाँ पर ये संस्कार हैं, वहाँ पर ये सभ्यता है, वहाँ पर ये जो है इतनी स्वच्छंदता नहीं है।
इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे धर्म गुरुओं से सावधान रहिएगा। आर्य समाज हर बेटी के साथ है, नारी जाति के साथ है। आप अपना पक्ष लेकर के खड़े होइएगा, वेद आपके साथ।